सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको जैसे पता है कि हम पीवाईक्यू पैराथन सीरीज कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, ताकि इस बार आपका जेआरएफ पक्के से हो जाए। और हम 8 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं 2017 से लेकर 2025 तक के। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट कर ली थी और पॉलिटिकल प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली थी। प्लस यूनिट 2 में हमने 2017 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर कर लिए हैं। मतलब चारों ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस में ऑलरेडी पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। ये है हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे आज 2021 के बाद के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट बनेगा जिसमें हम 2025 तक सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद 2021 क्वेश्चन शिफ्ट 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स? तो इनमें से ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं जो मार्क्स से रिलेटेड नहीं है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते ही हैं। तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन, यहाँ पे एलिनिज्म लिखा है या एलिनेशन भी बोल सकते हैं। सबको पता है थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या है। 4 प्रोडक्ट ऑफ लेबर से ये हमें 4 चीजों से हमें एलिनेट करता है, प्रोडक्ट ऑफ लेबर वगैरह करके 4 चीजें मैंने आपको बताई थी, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पिछले पार्ट 1 में ही मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स की है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट और ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वाली जो ये बुक का नाम है जो एंजल्स ने लिखी थी, तो ये कार्ल मार्क्स से रिलेट नहीं है। बाकी जो ये तीनों थ्योरीज हैं कार्ल मार्क्स ने अपने बुक्स में, अपने आर्टिकल्स, अपनी राइटिंग्स में दी हैं। पर ये भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम ये एंजल्स की बुक का नाम है और ये जो पार्ट था एंजल्स का था। तो आंसर 4 इसलिए जो है नॉट आया था, तो नॉट ये होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन ये था। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा भी है फ्रेडरिक एंजल्स 1884 में उनकी बुक का नाम है ये। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किसने कहा था कि जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, वो एक परपेचुअल और एक रेस्टलेस डिजायर है फॉर पावर आफ्टर पावर? मतलब परपेचुअल होता है हमारा परमानेंट, एकदम हमेशा हमेशा हमें पावर चाहिए होती है। रेस्टलेस होते हैं बहुत कि नहीं, पावर तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमें उसके लिए इच्छुक होते हैं, पावर के लिए पावर को डिजायर करते हैं हम। एंड दैट सीज्ड ओनली इन डेथ। और ये जो हमारी इच्छा है ना, डिजायर है कि हमें पावर की, ये सिर्फ हमारे मरने के बाद ही हमारे साथ ही जाती है। जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमें पावरफुल होना की डिजायर होती है, हमारी पावरफुल होने की विल होती है। हर कोई चाहता है कि वो डोमिनेट करे, हर कोई चाहता है वो पावरफुल हो। तो ये लाइफ, ये हमारी जिंदगी के ऊपर ये जो कोट है, ये किसने बोला था? तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत नेगेटिव होगा, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, या जिसने अपनी लाइफ में बहुत सिविल वॉर देखा होगा या लड़ाइयाँ देखी होंगी, उसी को लगेगा ऐसी चीजें। तो कौन थे वो हमारे? यस, इट वाज हॉब्स। ठीक है, सो राइट आंसर इज थॉमस हॉब्स। आपको पता होगा थॉमस हॉब्स ने नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर भी दिया, जिसमें वो ह्यूमन को सेल्फिश, ब्रूटिश, ये सब, ब्रूटल, न्यूट्रल, शॉर्ट साइटेड, ये सब बोलते हैं, राइट? तो ये भी ह्यूमन थॉमस हॉब्स का था। देन हु अमंग द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर? अब आर्ट ऑफ वॉर जो बुक है वो किसने लिखी है? तो इट्स वेरी इजी बुक, रूसो ने लिखी थी ये बुक हमारी। अब बहुत सारे बच्चे ये बुक आर्ट ऑफ वॉर रूसो के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और करते भी हैं जानबूझ के, इसलिए मैंने रूसो बोला। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैकेवली की बुक है और इसके हमने लिए ऑलरेडी एक ट्रिक भी याद की थी। मैकेवली की सारी बुक्स मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराई थी। जिसने नहीं देखा, वाईटी शॉर्ट है मेरा, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें मैं आपको लिंक डाल दूंगी, तो उसमें आपको सारी मैकेवली की बुक याद भी हो जाएगी। अब रूसो का क्यों? क्योंकि आपको याद होगा डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, या आर्ट्स एंड साइंस है या साइंस एंड आर्ट्स है, दोनों में से कोई एक। तो ये जो है, ये वाली जो बुक है वो रूसो की है। अब इसमें भी आर्ट वर्ड आ रहा है, इसमें भी आर्ट वर्ड आ रहा है, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो जेएस मिल ने डिफेंड किए हैं? मतलब डिफेंड इन द सेंस, यहाँ बात हो रही है कि जेएस मिल ने कौन से पॉइंट्स जो है सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो क्या उन्होंने वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात की थी? तो यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको याद होगा, वो वुमेन्स को भी देने की बात करते हैं और वो फेमिनिस्ट भी है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया भी था कि जेएस मिल वाज अ फेमिनिस्ट। तो राइट्स ऑफ वुमेन की उन्होंने बात की है। तो हमारे इन्हीं 3 में से एक आंसर है डी ऑप्शन, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ए और डी यहाँ पे भी है वैसे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको हिंट दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आंसर है। तो देन अगर हम बात करें बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इन टोटो, तो ठीक है, तो इसको भी जेएस मिल ने डिफेंड किया था, तो ये भी इसका बी इसका आंसर होगा। बाकी उसने पेट्रार्की के बारे में
पैट्रियार्की को तो खिलाफ बोला था, डिफेंड नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। दूसरा, मैरिड वुमेन्स का प्रॉपर्टी बिल से भी रिलेटेड इनका कुछ काम नहीं था कि उन्होंने बोला कि मैरिड वुमेन को प्रॉपर्टी बिल, प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये भी उन्होंने डिफेंड नहीं किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ए और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये समझते हैं बी पॉइंट क्या कह रहा है। टोटो का यहाँ पे मतलब होता है टोटल, ठीक है, कंप्लीटली एक्सेप्ट करना, हर डायमेंशन से एक्सेप्ट करना, किसको, बेंथम की टोटलिटेरियन प्रिंसिपल को। अगर आपको याद होगा कि जेएस मिल जो है बेंथम के टोटलिटेरियनिज्म को इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप क्वांटिटी ऑफ प्लेजर के बारे में सोच रहे हो, क्वालिटी ऑफ प्लेजर के बारे में नहीं सोच रहे हो। कौन? बेंथम नहीं सोच रहा है। और क्वालिटी ऑफ प्लेजर कौन लेकर आते हैं? जेएस मिल। तो कहते हैं कि अगर हम बेंथम का जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है जिसमें वो ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको टोटली हर सेंस पे एक्सेप्ट कर लें तो तब जाके यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसके साथ हम, उसकी थ्योरी के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम जस्टिस कर सकते हैं। मतलब हम उसको ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी सोचें, क्वांटिटी वाइज भी सोचें, ठीक है, किसको, प्लेजर्स को, प्लस इंडिविजुअल लिबर्टी के भी एस्पेक्ट्स उसमें कवर अप करें, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें यूटिलिटेरियनिज्म के माध्यम से, और उसमें रोल ऑफ एजुकेशन और कल्चर जो है, ठीक है, कि कैसे एजुकेशन और कल्चर क्या रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज इससे कैसे परिवर्तित होती है, उनको इससे कैसे प्लेजर गेन हो सकता है, ओवरऑल हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हो सकती है। तो अगर हम इसको हर तरीके से, हर डायमेंशन से बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को देखें, तब वो इस सेंस में वो डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ऑब्वियसली यूटिलिटेरियनिज्म को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि बेंथम ने सिर्फ क्वांटिटी की बात की है, लेकिन उन्होंने बोला जो बेंथम का आइडिया अगर उसको ओवरऑल हर तरीके से देखे ना, तब ये बहुत अच्छा आइडिया निकल कर आएगा, इसलिए वो उसको बोलते हैं, तब मैं इसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट्स हीगल के बारे में सही है, कि हीगल के आइडियाज से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो फिर हीगल, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, मतलब ये ऑब्वियसली पीवाईक्यू है 2021 का, लेकिन 2021 से पहले भी यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही घुमा फिरा के आया हुआ है, जो हमने 2000, जब हम 17 से 20 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी में किसी 2019 में आई गेस ये क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ था, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हीगल जो है स्टैटिस्ट है, ठीक है। स्टैटिस्ट थिंकर हमेशा क्या करते हैं, स्टेट को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो इवन जो स्टेट को वो एक गॉड का रोल कह रहे हैं, कि स्टेट हमारे लिए एक भगवान के समान है अर्थ पे, ठीक है। जैसे उनका, उसका जो मतलब जो भगवान ने बोल दिया हमें करना ही पड़ेगा, वैसे जो स्टेट ने बोल दिया हमें करना ही पड़ेगा। तो हीगल स्टैटिस्ट है और ये बात वो बोलते हैं। तो इसमें से कोई दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। सेकंड, हीगल रिगार्डेड ह्यूमन एज इंफीरियर विद लेस रीजनिंग एबिलिटीज। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो हीगल है वो फेमिनिस्ट नहीं है, और वो बोलते हैं कि जो वुमेन है वो बहुत इंफीरियर होती हैं और उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज कम होती हैं। तो बी ऑप्शन भी हो गया हमारा सही। तो अगर ए और बी सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होना चाहिए। बाकी क्या हीगल ने सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया था? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करी है, तो उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया है। तो सी गलत। और हीगल जो है वॉर में बिलीव नहीं करता, ऐसा भी हमें उसकी कहीं थ्योरी में नहीं लगता कि हीगल जो है वॉर में नहीं मानता। तो डी भी गलत। तो ए और बी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था यहाँ पे कि क्या ट्रू है, तो ए और बी ट्रू है। सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। उनकी बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी, स्टेट एज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज द फिलोसफी ऑफ राइट। तो ये बुक भी आपको याद रखनी है। और इसमें उन्होंने बोला था कि वुमेन आर कैपेबल ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन तो दी जानी चाहिए, वो कैपेबल है, बट दे आर नॉट मेड फॉर द एक्टिविटीज विच डिमांड अ यूनिवर्सल फैकल्टी यहाँ पे हमारी एबिलिटीज, रीजनिंग एबिलिटीज बेसिकली। तो वो उन एक्टिविटीज के लिए नहीं बनी है जहाँ पे रीजन की जरूरत है, उनको एजुकेशन दे दो, लेकिन जहाँ रीजन की जरूरत है वहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है। सच एज द मोर एडवांस साइंसेज हो गई, फिलोसफी हो गई, ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे वुमेन काम सही से नहीं कर पाएगी, अपना दिमाग नहीं लगा पाएगी अकॉर्डिंग टू हीगल। और बात करें हीगल की सिविल सोसाइटी की, तो वो भाई सिविल सोसाइटी को तो बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी, किसी भी अगर सोसाइटी को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है तो सिविल सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी प्लेस है, सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अब ग्रो करते हैं, ठीक है, उनकी सोशल लाइफ भी ग्रो करती है, मतलब इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो सिविल सोसाइटी है वो फैमिली और स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सिविल सोसाइटी कॉम्प्लीमेंट करता है इसको, स्टेट और फैमिली को, ये भी हीगल ने बोला। और अगर पूछा जाए कि कौन सी बुक में इनकी बात है, तो लिबर्टी एंड फ्रीडम इनकी एक वर्क है, लिबर्टी एंड
फ्रीडम हीगल का ही वर्क है, उसमें वो सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। तो जो सी ऑप्शन था कि वो रिजेक्ट करते हैं, वो गलत था। अब फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो वो वॉर को क्रिटिसाइज नहीं करते, इनवन वो वॉर को सपोर्ट करते हैं भाई। सिविल सोसाइटी को भी उन्होंने सपोर्ट किया, वॉर को भी। वॉर को क्या बोला कि वो वॉर भी बहुत सोशली नेसेसरी है, वॉर सोशली नेसेसरी है। तो कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर को उन्होंने सपोर्ट किया है, क्यों नेसेसरी है, एक नेशन के एथिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, नेशन की डेवलपमेंट के लिए। और एथिकल हेल्थ, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूज किए थे। और उन्होंने बोला था कि वॉर होगा तो उससे क्या एडवांटेज होगा, एडवांटेज ये होगा कि लोगों को फ्रीडम एंड यूनिटी के मायने समझ आएंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है फ्रीडम एंड यूनिटी की ऑफ पब्लिक लाइफ। ये भी कुछ एक कीवर्ड है जो हीगल ने यूज किया था अपने वॉर वाले, जब वो कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे। तो एक तो सोशली नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए, दूसरा इससे नेशन की एथिकल हेल्थ इंप्रूव रहेगी, लोगों को यूनिटी के इंपॉर्टेंस समझ आएगा, फ्रीडम का इंपॉर्टेंस समझ आएगा अगर वॉर होगा तो, ठीक है। और अगर वो वॉर को सपोर्ट करे तो वॉर का उल्टा होता है पीस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीस के खिलाफ है, लेकिन जो, हाँ, इमानुअल कांत का जो परपेचुअल पीस का जो आइडिया था ना, कि पीस हमेशा बनी रहे, लॉन्ग स्टेबिलिटी होता है पीस में, परपेचुअल मैंने बता दिया जो हमेशा रहता है, एवरग्रीन, परमानेंट। तो जो परपेचुअल पीस का आइडिया था इमानुअल कांत का, उसको वो रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि अगर परपेचुअल पीस होगा तो इससे क्या होगा, लोगों की लाइफ स्टेबल हो जाएगी, और स्टेबल हो जाएगी तो एक सोसाइटी में क्या आ जाएगा, स्टैग्नेंटनेस आ जाएगा। तो हमारी लाइफ हो जाएगी स्टैग्नेंट, मतलब रुक जाएगी, थम सी जाएगी, किसमें, नेशंस में स्टैग्नेंटेशन आ जाएगा, इसलिए हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हीगल के बहुत सारे आइडियाज हमें एक क्वेश्चन से समझ आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैना एरेंट की बुक्स आपको क्रोनोलॉजी में लगानी है सारी। तो मेरी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, उसमें मैंने हैना एरेंट का एक अलग से लेक्चर दे रखा है। उसमें मैंने सारी बुक्स ट्रिक से याद कराई हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ याद कराए हैं, हैना एरेंट के सारे कॉन्सेप्ट, बुक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आप उसकी वो स्टोरी देख सकते हो। वैसे अगर आप पॉज कर सकते हो और क्रोनोलॉजी सोच सकते हो कि कौन सी पहली बुक हो रही होगी। तो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म सबसे पहली बुक थी, फिर ह्यूमन कंडीशन थी, फिर ऑन रेवोल्यूशन थी, और जब रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, वायलेंस हुआ, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन खराब हो गई तो ह्यूमन कंडीशन खराब हो गई तो रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन जब होता है तो वायलेंस होता है। ऐसे करके मैंने कहानी बनाई थी। ह्यूमन कंडीशन क्यों खराब हुई थी, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म आ गया था। तो ये इंटरकनेक्टेड बुक्स आ गई आपकी एक कहानी के तौर पे। और भी बुक्स था वो भी आपको ट्रिक से याद कराई हैं। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर है ABCD, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको ये रहा, ये ऑप्शन थे, ये आंसर नंबर 3 करेक्ट है। और बाकी आप इसको ये देख सकते हो। इसके ईयर्स अगर पता करने हैं, ईयर्स वैसे जरूरी नहीं है, कभी बहुत रेयर केसेस में अलग अलग कोई एकदम यूनिक बुक्स भी होती है, उनके भी ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो हमें सारे तो याद रखने की जरूरत है नहीं। 51, 53, फिर 63, फिर 70, ऐसे एक बारी पढ़ लिया, याद रह गया तो ठीक, वरना कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एजर्शन एंड रीजनिंग। जॉन लॉक के ऊपर ये क्वेश्चन है, और जॉन लॉक बोलते हैं कि वो एक पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है, और जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। और जो जॉन लॉक थे वो सिर्फ इसके फेवर में नहीं थे कि हमें सिर्फ है, मेयरली का मतलब क्या होता है, ओनली। ऐसा नहीं है कि जॉन लॉक ये नहीं बोलते थे कि हमें अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं बोलते थे, सिर्फ इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या, पहले ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो पता करते हैं। तो यस, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप खुद सोच के देखो और अपने मन में बिकॉज लगाओ या एज लगाओ, हेंस लगा के देखो कि क्या इसके बीच में कनेक्शन बन रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कौन होते हैं। पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट में कौन कौन आता है, मैक पियर्सन जैसे थिंकर है, मैकावली जैसे थिंकर है, जॉन लॉक है ऑब्वियसली। तो ये सारे पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है। पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट का क्या मतलब है, यानी कि लिबरलिज्म, यानी कि इंडिविजुअल के लिए आप पॉजेसिव हो, यानी कि इंडिविजुअल को सब कुछ मिले। इस आप कलेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहे हो, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ठीक है। कि मतलब जैसे होता है ना लिबर्टी, लिबरलिज्म के थिंकर बोलते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। तो अब वो इंडिविजुअल को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हैं कि हाँ भाई सब कुछ हो तो इंडिविजुअल के हित में हो, उनका सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो, उनके राइट्स की बात हो, ना कि एज अ होल। तो किसी भी पूरे एज अ होल को कंप्लीट करने के चक्कर में आपको किसी इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो अब आपको इसका मतलब समझ आ गया। अब आपको इसके बीच में रीजनिंग ढूंढनी है कि ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। और इनको हम पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने LLP दिए थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 राइट्स इन्होंने दिए थे, इंडिविजुअल के पास ये 3 राइट्स होने चाहिए और इनको इनसे कोई नहीं छीन सकता। अब यहाँ पे अगर ओनली वर्ड मेंशन नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है। और यहाँ पे लिखा है नॉट, नॉट भी लिखा है और मेयरली भी लिखा है कि सिर्फ इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नॉट और मेयरली वर्ड हम हटा दें, दोनों
वर्ड का मीनिंग, मतलब सेंटेंस का मीनिंग सेम ही बनेगा। यहाँ पे भी जॉन लॉक बोल रहे हैं कि सिर्फ वो इंटरेस्ट को, या यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि उसको मैक्सिमाइज करने के फेवर में, सिर्फ उसको मैक्सिमाइज करने के फेवर में नहीं थे, मतलब इसके फेवर में थे भी लेकिन सिर्फ इसके फेवर में नहीं थे। और यहाँ पे अगर ये हटा दे तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, तब हमारा होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट और मियरली वर्ड लिखे थे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा कि इसके बीच में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि एक तरफ बोल रहे हो कि पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है, और पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मैक्सिमाइज इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता, नॉट नहीं आता, सिर्फ अगर ओनली लिखा होता बिकॉज जॉन लॉक वाज इन फेवर ऑफ ओनली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, तो ये हो जाता हमारा कनेक्शन, और इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे नॉट और मियरली दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी दे भी दिया था। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी इनके 3 नेचुरल राइट्स का पार्ट है। और बात करें जो बी ऑप्शन, यानी कि जो हमारा रीजन लिखा हुआ था, तो सिर्फ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के हित में नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी राइट्स पे कुछ लिमिट्स भी लगाते हैं। तो इसलिए वो ये जो उसका सेंटेंस था वो कंप्लीट सेंटेंस ये था कि सिर्फ वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात नहीं करते, वो प्रॉपर्टी राइट्स पे भी लिमिट लगाने की बात करते हैं। अब आ जाते हैं 2021 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये किसका स्टेटमेंट है और ये बुक का भी नाम है। वेरी फेमस बुक विच इज बाय इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज V.I. लेनिन की बुक, राइट। अच्छा, बहुत बार बच्चे ना इसके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और ऐसी ही बुक है जिसमें हाईएस्ट लास्ट स्टेज आता है, ठीक है, मिलता जुलता नाम लगता है लेकिन है बहुत अलग। जैसे इसमें कॉलोनियलिज्म, नॉट कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तब इसमें स्टेज वर्ड आ रहा है, इंपीरियलिज्म वर्ड आ रहा है, और इसमें हाईएस्ट स्टेज है, इसमें लास्ट स्टेज है। तो कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये है कि ये है। तो आप हमेशा आपको याद रखना, जो कॉलोनियलिज्म वाली बुक है वो ख्वामे निक्रूमा की है, जो कि घाना के प्रेसिडेंट थी, और ये नाम में भी थे, नाम के फाउंडिंग मेंबर भी थे, है ना। तो ख्वामे निक्रूमा घाना से जो है वो नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म लिखते हैं। क्योंकि दो ये मिलती जुलती बुक थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 की ये लेनिन की बुक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जिन्होंने फिड्यूशियरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको पता होगा गांधी जी ने भी दिया था। ये फिड्यूशियरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो एक ट्रस्ट की तरह है, ठीक है। तो ये किसने बोला है? ट्रस्ट यहाँ पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट यहाँ पे जैसे ट्रस्टीज होते हैं किसी ट्रस्ट के, वो वाला ट्रस्ट। तो इस आंसर इज जॉन लॉक ने ये बात ये जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है। तो ये उन्होंने अपनी बुक टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में दिया था। पहले तो हम समझिए कि फिड्यूशियरी क्या होता है। तो फिड्यूशियरी का हम बेसिकली जब वर्ड यूज करते हैं तो फाइनेंस में ये वर्ड यूज होता है, जिसमें होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, कौन से डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे देती है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे फाइनेंस के डिसीजन लो जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ठीक है। वो तो थर्ड पार्टी को डिसीजन लेने के लिए देते, तो उसको बोलते हैं फ्यूडिशरी, कि हमने किसी तीसरे को अपना डिसीजन मेकिंग का काम दे दिया। जैसे शार्क टैंक आप देखते होगे, तो अगर कोई ज्यादा इक्विटी ले लेता है तो उसके जो 51% अगर शेयर हमने ले लिया उस कंपनी के, तो फाइनेंस डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास आ जाती है। तो बेसिकली जो ट्रस्ट का ट्रस्टी होता है ना, उसको हम फ्यूडिशरी बोलते हैं, ठीक है। और जो उसका उससे मिलने वाला जो बेनिफिशियरी है, जिसको उसका बेनिफिट होगा, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर किया था तो वो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। और ये तो ये जॉन लॉक ने फिड्यूशियरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो एक फिड्यूशियरी है या किसी ट्रस्ट पे फाउंड होती है। कि जैसे एक फिड्यूशियरी काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में, वैसी जो सरकार होती है, सरकार भी एक क्या है, ट्रस्ट की तरह है जो सेंट्रल है, और वो क्रिएशन करेगी किसका, सिविल सोसाइटी का, और लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगी। तो गवर्नमेंट भी तो एक फिड्यूशियरी की तरह है ना। गवर्नमेंट को भी तो हमने ही अपॉइंट किया है। मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने गवर्नमेंट को अपॉइंट किया, जैसे हम फिड्यूशियरी को अपॉइंट कर रहे थे फाइनेंस डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वैसे हमने सरकार बनाई है। सरकार क्यों बनाई है? ताकि वो हमारे लिए डिसीजन ले और हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। तो ये ट्रू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में उस सेंस में जॉन लॉक ने ये बात बोली थी। और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के ट्रस्ट पे ही चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पॉपर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा तो नहीं, आई गेस 20-25 मिनट्स का वीडियो, सारी बुक्स विद ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स याद करा चुकी हूँ। फिलोसफी ऑफ साइंस करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कार्ल पॉपर का पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। और कार्ल पॉपर ने 3 लोगों को क्रिटिसाइज किया है अपनी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में। बहुत बार ये बुक पूछी भी गई है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो ये ओपन सोसाइटी के एनिमी कौन कौन है, तो आपको ये बताना है। क्या कार्ल मार्क्स है? यस, कार्ल मार्क्स है, पर मैकियावेली नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लेटो है, ये भी प्लेटो है, प्लेटो है, पर अरिस्टोटल को उन्होंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो 3 लोगों को क्रिटिसाइज किया था, फिर हीगल को किया था। तो प्लेटो और हीगल इस दोनों में एक साथ आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। ये 3 थिंकर्स थे जिन्होंने जिसने कार्ल पॉपर ने जिसको क्रिटिसाइज किया था, और उनके हिस्टोरिकल नेचर या हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो कार्ल पॉपर इन हिज पॉपुलर बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज क्रिटिसाइज हीगल, प्लेटो एंड मार्क्स एज द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। इसको डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हो कि इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, और ओपन सोसाइटी का मतलब क्या है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अब आपको बताना है जो एमिली बुक है उसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर रखा है, आंसर 1762 की ये बुक है, एमिली और द ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन। चाहे एमिली लिखा हो या ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन लिखा हो, एक ही बात है। सो यू शुड नो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज, यस आपने आंसर सोच लिया होगा, एंड मैं इसको रिवील भी कर देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज रूसो, ठीक है। तो रूसो की ये बुक है ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन, एमिली के नाम से इन्होंने लिखी थी, दैट इज रूसो, ये याद रखना। ये इसमें इन्होंने एक सिंपल एंड प्योर नेचुरल चाइल्ड फॉर लाइफ इन अ वर्ल्ड जो आता है, ठीक है, जो एक मतलब जो नेचुरल चाइल्ड जो एक हमारे संसार में जिसका बर्थ होता है, उसको एक एजुकेट करने की बात की है कि कैसे उसको एजुकेशन मिलती है, ठीक है, फ्रॉम विच द सोशल मैन इज इंस्ट्रेंज, और कैसे उसको धीरे धीरे जो एजुकेट किया जाता है समाज के द्वारा कि वो एक आगे चल के एक सोशल मैन बन सके। सोशल मैन मतलब क्या, जो एलिनेशन में ना हो, जो सोसाइटी के साथ बढ़ चढ़कर साथ दे सके। Emily was also a character in, if I am correct, in Hannah Arendt's book also। तो ये करेक्टर का नाम भी है एमिली, और बाकी ये बुक का नाम है रूसो की। Then political power grows out of the barrel of a gun। तो जो पॉलिटिकल पावर है वो गन बंदूक से निकलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बात क्या हो रही है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है कि गन से यानी कि वायलेंस करके ही हम पावर गेन करते हैं। पॉलिटिकल पावर कोर्स होता है, कोर्शन होता है, फोर्स होता है, बेसिकली ये नेगेटिव रोल ऑफ पावर का लाइन है। तो किसने बोली है ये लाइन? ये बोला था माओ जेडोंग ने। इससे पहले हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें ब्लड वर्ड आ रहा था, ब्लड गन, ये थोड़े नेगेटिव वर्ड्स हैं, ऐसे यहाँ पे खून खराबे वाली बातें आप ऐसा याद कर लो कि माओ जेडोंग ने बोली हुई है। वहां पे जो ब्लड वाली बात है वो पॉजिटिव सेंस से बोली गई थी कि ब्लड ऑफ द लाइफ ऐसे करके कुछ था, कोट आई डिडंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट पार्ट 1 में हमने ये कवर किया हुआ, यू कैन वॉच दैट। तो ये कब बोली थी इन्होंने ये कोट? माओ जेडोंग सेज दैट द पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन ड्यूरिंग चाइनीज कम्युनिटी पार्टी इमरजेंसी मीटिंग ऑन 7 अगस्त 1927। तो ये एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कोट बोला था कि अगर हमें पॉलिटिकल पावर गेन करनी है तो हमें कहीं ना कहीं फोर्स, कोएरेशन, वायलेंस का यूज करना होगा, तब जाके हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी। ऑल्सो वन मोर थिंग, माओ जेडोंग की जितनी भी बुक्स हैं जो ऑन से शुरू होती हैं ज़्यादातर, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनकी लाइफ में जो इवेंट्स हुए, बेसिकली बड़े बड़े इवेंट्स हुए, ठीक है, उसको भी क्रोनोलॉजी में मैंने ट्रिक्स के साथ याद कराया हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट है, माओ जेडोंग के ऊपर भी मैंने ट्रिक से एक वीडियो बना रखी है। सारे थिंकर्स पे ट्रिक से नहीं बनाई, लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जैसे हैना अरेंड, माओ जेडोंग, कार्ल पॉपर, मैक्स वेबर, जिनको मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, तो पक्का से देख लेना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी बुक कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखी है, ठीक है। सो कन्फ्यूशियस इज द थिंकर विच हम प्लेटो से भी पहले, सॉक्रेट से भी पहले कन्फ्यूशियस को पढ़ते हैं, चाइनीज थिंकर हैं ये। इनके बारे में सब कुछ आपको डब्ल्यूपीटी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ये बुक ऑफ चेंजेस जो बुक है वो कन्फ्यूशियस की बुक है, इट्स ट्रू। बुक ऑफ एनिमल्स इनकी बुक नहीं है, इनफैक्ट ऐसी नाम की कोई बुक है भी नहीं। एंड द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, यस ये भी कन्फ्यूशियस की बुक है। एंड बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स अलग अलग टाइटल से हैं, बट ऐसा कोई बुक है नहीं, और ना ही ये कन्फ्यूशियस ने लिखी है। तो हमसे पूछा था नॉट रिटन बाय, तो नॉट रिटन बाय हमारी होनी चाहिए बी, और डी इज नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस, ए एंड सी इज रिटन बाय कन्फ्यूशियस। तो हमारा आंसर तो सॉल्व हो गया कि बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, पर हमें मेन याद क्या रखना है इस आंसर में, ए और सी ऑप्शन याद रखना है कि बुक ऑफ चेंजेस एंड बुक ऑफ सॉन्ग्स
गाना लिखना और गानों को चेंज करते रहना कन्फ्यूशियस का शौक था। ये एक थोड़ा सा ट्रिक हो गया कि गाने लिखते रहना। वो चाइनीज गाने लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज गाने लिखते थे और गानों को चेंज करते रहते थे। सी से चाइनीज, सी एच से चाइनीज, सी एच से चेंज। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा 2 वर्ड्स में याद हो गया। और जैसे बुक्स ऑफ एनिमल्स का अली अल जहाज है, बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स माइकल फॉर्डेट फेमस है। ठीक है, उन बुक्स के लिए तो ये हमें थिंकर्स के नाम याद नहीं रखने, बट ऐसे लिख दिया। देन आ जाते हैं जॉन रॉल्स पे। जॉन रॉल्स बिलीव्ड इन कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कौन कौन से कंसेप्ट जो है जॉन रॉल्स ने दिए हैं। सो ऑब्वियसली आपको जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस याद ही होगा। तो उसमें किस में उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, देखो अगर वो इगैलिटेरियन है तो लिबर्टेरियनिज्म नहीं होंगे, तो सी और डी में से कोई एक होगा। इंटाइटलमेंट प्रिंसिपल आपको याद होगा रॉबर्ट नॉजिक का है, ना कि जॉन रॉल्स का। तो ये भी याद रखो, रॉबर्ट नॉजिक ने इंटाइटलमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें मैंने आपको टैक्सेशन वाला प्रिंसिपल और ये सब और 3 राइट्स ऑफ जस्टिस जो थे समझाए थे, कि एक राइट्स ऑफ इनिशियल एक्विजिशन, देन ट्रांसफर राइट्स, देन रेक्टिफिकेशन वाला राइट। ये 3 राइट्स जो थे वो इस सारी थ्योरी का पार्ट है। तो ये ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया। डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है जॉन रॉल्स का ही है कि अगर इनइक्वालिटी करनी पड़े किस चीज के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके हित में अगर हमें अनइक्वल कभी होना पड़े तो वो भी जस्ट है। ठीक है, तो अनइक्वल हो जाना चाहिए अगर हमें वल्नरेबल सेक्शंस को फायदा दिलवाना है तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है। बेसिकली आज के टाइम पे हम इसको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डिफरेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अफर्मेटिव एक्शन इन कंटेम्पररी टाइम्स, उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल है और जॉन रॉल एक इगैलिटेरियन थिंकर है, तो ए और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और लिबर्टेरियनिज्म तो हमारा रॉबर्ट नॉजिक का है, तो बी और डी रॉबर्ट नॉजिक से ये 2 टर्म्स ले ली गई हैं। बाकी ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा है 4th ऑप्शन। और डिफरेंस प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया क्या है, वही बात यहाँ पे लिखी है। थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस में उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन होल्डिंग इक्वल बेसिक राइट्स एंड कॉपरेटिंग विद इन एन इक्वालिटेरियन इकोसिस्टम। तो एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सिटीजन जो है फ्री हो। इक्वालिटेरियन क्यों है ये, क्योंकि ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे फ्री सिटीजन हो, उनके पास इक्वल बेसिक राइट्स हो, वो कॉपरेट करें एक इक्वालिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम में। और जहाँ पे जरूरत पड़े वल्नरेबल सेक्शन को, तो उनके बेनिफिट के लिए अगर हमें कभी अनइक्वल भी होना पड़े, डिस्पैरिटी भी लानी पड़े, तो वो चलेगा। तो ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिफरेंस प्रिंसिपल में उन्होंने दिया था। तो जॉन रॉल इज फेमस फॉर हिज जस्टिस एज फेयरनेस की थ्योरी। देन अरेंज द क्रोनोलॉजी द टेक्स्ट ऑफ प्लेटो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक की बुक्स लगानी है। अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज एंड स्टेट्समैन, चारों ही प्लेटो की बुक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। अपोलॉजी इज द फर्स्ट बुक, देन रिपब्लिक, देन स्टेटमेंट, देन लॉज। तो ARSL, ठीक है, अरसल, अरसेल, अरसेल करके कुछ ऐसे कीवर्ड याद रख लो। तो अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स एंड लॉज। अब ये है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जो पहले के टाइम पे बहुत आते थे। अभी पिछले साल से तो एक भी बारी कोई ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे, पर इन क्वेश्चन से हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है और हमें बहुत सारे फैक्ट्स और कंसेप्ट पता चल जाते हैं। पहली बात तो एवरी थिंकर वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज एज। हर थिंकर अपने टाइम का एक चाइल्ड होता है, मतलब जैसा जिसने जो देखा होता है वो वैसा बन जाता है। अगर मैंने अपने टाइम पे सिविल वॉर देखा है तो मैं हर ह्यूमन नेचर को नेगेटिव मानूंगी। अगर मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे लोग देखे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मैं ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव मानूंगी। जैसे रूसो बोलते थे, सैवेज बोलते थे, नोबल बोलते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे है कि एवरीथिंग वाज अ चाइल्ड ऑफ हिज एज। ये बात सही है, हर कॉन्टेक्स्ट में सही है। चाहे वो जॉन लॉक हो, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट हो, हैना एरेंट हो, हर बंदा ऐसा ही होता है। देन क्यों, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इसी एजर्शन को जस्टिफाई किया जा रहा है रीजनिंग में। तो दोनों के बीच में कनेक्शन है। अभी ये आर जो है वो ठीक है कि नहीं देखते हैं। वॉल्स जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की थिंकर है, उसमें विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन उनकी बुक है, जिसमें वो बोलते हैं कि द वुमेन शुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज मेन एंड शुड बी गिवन एक्सेस टू एजुकेशन। तो वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाना मेन से, और मेन को जो एजुकेशन दी जाती है वही सेम एजुकेशन वुमेन को भी मिलनी चाहिए। ये सेम बात वो बोल रहे हैं, तो ये बात सही है। और ऐसी बात उन्होंने क्यों बोली,
क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा था कि वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल रही थी, उनको इंफीरियरली ट्रीट किया जा रहा था, उनके राइट्स, उनको इतने जितने मैन को राइट्स मिल रहे थे उतने नहीं मिल रहे थे, प्रिविलेजेस वुमेन के पास नहीं थे। इसलिए तो उन्होंने वुमेन के लिए बोला। ऐसे तो है नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर उनको एक बैठे बैठे दिमाग में आइडिया आया कि चलो वुमेन की बात करते हैं, नहीं। तो इसलिए मैरी वोllstonecraft क्या है, वो अपने चाइल्ड ऑफ हिज एज, एज मतलब यहाँ पे उम्र नहीं, एज मतलब वहाँ का कॉन्टेक्स्ट, जिस जमाने में वो पैदा हुई है वो जमाना। तो ये करेक्ट है कि हाँ मैरी वोllstonecraft ही अपने चाइल्ड ऑफ हिज एज है, क्योंकि उन्होंने ये बोला। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कैसे है, क्योंकि वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी वो जो यूरोप में उस टाइम हो रहा था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इक्वल राइट्स फॉर मेन की जो डिमांड हो रही थी, तो ये उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये बात बोली थी अपनी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में। 1792 की बुक है, बहुत बारी ईयर पूछ लेता है। और इससे जस्ट पहले उन्होंने लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, मैन भी लिखी थी, फिर उसके बाद वुमेन लिखी थी। मैन वाली कब लिखी थी, 90 में, 2 साल का गैप है बस। और उसमें वो मैन और वुमेन के लिए इक्वल चांसेस मांगती है एजुकेशन में। पहला कि एजुकेशन में इक्वली ट्रीट करो, लेबर में भी इक्वली ट्रीट करो, और पॉलिटिक्स में भी इक्वली ट्रीट करो। मतलब लेबर अगर आप उससे कोई काम करवा रहे हो, जॉब करवा रहे हो, तो वेजेस इक्वल दो जितने मैन को मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स में भी उनको रिप्रेजेंटेशन दो। और ये सारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है दैट वुमेन एग्जिस्ट स्लोली टू प्लीज मैन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि वुमेन का रोल इतना है कि मैन को सिर्फ वो प्लीज करे, उनकी डिजायर के बारे में सोचे और उनको अच्छा फील करे, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। देन बात करते हैं दो स्टेटमेंट्स की जो कि थॉमस हॉब्स से रिलेटेड हैं। वेरी इजी थिंकर मेरे को लगते हैं, क्योंकि हॉब्स इज लाइक अ थिंकर जो कि आपको लगता है कि कुछ भी नेगेटिव हुआ है ना तो बेचारे इसी के साथ हुआ है। जैसे वो बोलता है कि आई एंड फियर आर बॉर्न ट्विन्स, ठीक है, मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। The Hobbes theory of obligation is physical because the subjects obey the sovereign out of fear of punishment. तो हॉब्स की एक और थ्योरी ऑफ, आपको चलो थॉमस हॉब्स के बारे में एक और पॉइंट पता चल गया कि थॉमस हॉब्स ने थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन भी दी थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन किसकी है, तो पहली बात आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है, सिर्फ आंसर याद नहीं रखना, ना कि सिर्फ ये याद रखना है कि ये कनेक्शन बन रहा है, सिर्फ और भी चीज है जो फैक्ट्स आते जा रहे हैं, कंसेप्ट आ रहे हैं, वो भी साथ साथ याद रखो। थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन हॉब्स की है। क्या बोला था उसमें, ये फिजिकल थ्योरी की वो बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल ऑब्लिगेशंस की वो बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी सब्जेक्ट्स कौन, जिन पे रूल हुआ हो रहा है, यानी कि सिटीजन्स, वो किसको ओबे कर रहे हैं, लेवियाथन, यानी कि कौन, सॉवरेन को ओबे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, उसे उन्हें डर है पनिशमेंट का, ठीक है, सजा का डर है, इसलिए वो ओबे करते हैं किसको, सॉवरेन को। ऐसा हॉब्स थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन में बोलते हैं क्या, तो यस ऐसा बोलते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, अब ये अजर्शन रीजनिंग तो है नहीं, तो हमें कोई कनेक्शन बनाना नहीं है। लॉज ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स वर नॉट मियर पीसेस ऑफ एडवाइस। तो जो थॉमस हॉब्स ने लॉ ऑफ नेचर बताया था, वो सिर्फ ये एक मात्र सिर्फ एडवाइस करने का कोई तरीका नहीं था कि जो लॉ ऑफ नेचर दिया हॉब्स ने, और उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो लोग हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ वो मेयरली एक एडवाइस नहीं था, बट वर मॉरल लॉस, बल्कि जो लॉ ऑफ नेचर में जो हॉब्स ने लॉज बताया वो मॉरल लॉज की बात वो करते हैं, विच डिक्टेटेड ड्यूटीज। और ये मॉरल लॉ की थ्योरी भी इसलिए आपको याद रखनी है। तो आपको 2 पॉइंट पता चल गया, एक तो थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन हॉब्स ने दी है, उसमें उन्होंने क्या बोला कि क्यों ऑब्लिगेशन क्या है, क्यों ओबे करते हैं लोग, आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। दूसरा मॉरल लॉज की थ्योरी जो उन्होंने लॉज ऑफ नेचर में दी थी, वो मॉरल लॉज बताए थे कि जो ऐसे मॉरल लॉज जो हमारी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि एंड वर ऑब्लिगेटरी, और ये जो लॉज है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब इनको मानना क्या है, कंपलसरी है इन लॉज को मानना। बिकॉज क्यों मानना कंपलसरी है, क्योंकि जो लॉज है, मोरल लॉज, ये भगवान ने खुद दिए हैं, भगवान का निर्देश है, ये कमांड है भगवान की, गॉड की, कि आपको इन लॉज का पालन करना ही करना है, इसलिए ये आपके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेटरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। अगर गलत होती तो मैं इतना टाइम वेस्ट करती ही नहीं, क्योंकि क्यों मैं आपको कोई गलत स्टेटमेंट याद कराऊं और फिर बोलूँ कि याद हो जाए और बोल दूँ कि ये तो गलत याद किया। तो इसलिए ये सही है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया मोरल लॉस का। क्यों मॉरल है, क्योंकि वो गॉड ने दिए हैं और इससे हमें अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। और फियर ऑफ पनिशमेंट किस में आएगा, थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन में। और इसलिए वो बोलते हैं कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गए 2021 के क्वेश्चन खत्म। शिफ्ट 1 के भी कर लिए, शिफ्ट 2 के भी कर लिए, आधे घंटे में दो क्वेश्चन नहीं सॉरी 2 शिफ्ट्स खत्म कर ली। ऑल दो क्वेश्चन हमने मुश्किल से 10 करे हैं, लेकिन हमने उसको डिटेल में पढ़ा है, मतलब जो ये लेक्चर हम आधे घंटे में पढ़ा वो इनफ था। अब आ जाते हैं 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पे कि इन्होंने किसने
टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात की है, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन आवर सेक्स, एज, जेंडर, जेंडर तो सॉरी ह्यूमन होता है, इसका हेल्थ, ठीक है, आप डिसेबल पैदा हुए हो या कैसे पैदा हुए हो, ये सारे नेचुरल इनइक्वालिटीज है, वो हमारे हाथ में नहीं होती। कन्वेंशनल होता है कि आपने वुमेन और मेन के रोल असाइन कर दिए कि मैन ये काम करेंगे, वुमेन ये काम करेगी, तो आपने खुद ही असाइन किया हुआ है, वो तो कन्वेंशनल है, आर्टिफिशियल है, जो कि ह्यूमन के द्वारा इनइक्वालिटी क्रिएट की गई है। तो ये किसने बोला है? इसने जे रूसो ने बोला है अपनी बुक जो डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में, आई गेस। और इन्होंने नेचुरल लॉज और मोरल इनइक्वालिटीज की बात करी है। देन जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ, एज, कंडीशन, फिजिकल फीचर्स, ये सारे नेचुरल इनइक्वालिटीज होती हैं। और मोरल में, मोरल इनइक्वालिटी को हम कन्वेंशनल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, जो कि मेन के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। अब ये जो बुक है या जो पेपर है, ये किसने लिखा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर्ट्स एंड साइंसेस वाली डिस्कोर्स वाला बुक बताया था, तो ये पेपर है किसका है? ऑब्वियसली रूसो का है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। कब लिखा था? 1750 में। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसकी बुक है? ऑब्वियसली फ्रांस फैनॉन की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन पॉलिटिक्स अरिस्टोटल का है, उसमें किस पॉलिटिक्स के कौन से पार्ट में उन्होंने स्लेवरी को डिस्क्राइब किया था? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत टफ क्वेश्चन आया था, तो किसने पढ़ा भी नहीं होगा, तुक्का मार सकते थे ज्यादा से ज्यादा। तो बुक 1 में अब याद रख लेना कि जो स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक्स, जो हमें ये पता है कि अरिस्टोटल ने ये बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, हमने को ये भी पता है कि अरिस्टोटल ने स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था उसको जस्टिफाई किया था, सपोर्ट किया था कि स्लेवरी जरूरी है ताकि जो कैपेबल लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट है, जिनमें रीजनिंग है, उनको थोड़ा टाइम मिल सके, ठीक है, फ्री टाइम मिल सके बेसिकली, ताकि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके, काम कर सके, वेलफेयर के लिए काम कर सके, पॉलिसीज बना सके। तो इस केस में उनको फ्री टाइम मिल सके, इसलिए स्लेवरी जरूरी है, नहीं तो वो बाकी जो अपने रीजन का इस्तेमाल घर के कामों में ही करेंगे। तो इसलिए स्लेवरी को उस सेंस में उन्होंने जस्टिफाई किया था। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी और एग्जाम्पल, बाकी तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, पर वन ऑफ द एग्जाम्पल वाज दिस ऑल्सो। तो ये पॉलिटिक्स उनकी बुक 1 एरिस्टोटल की। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑर्डर टू बी जस्ट, अगर हमें जस्ट होना है, सोशल नॉर्म मस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज नेचुरल एंड स्लेवरी इज नेचुरल। तो स्लेवरी को उन्होंने नेचुरल बोला कि भाई होगा स्लेवरी, कोई दिक्कत नहीं है। स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स के पास क्या है, खुद का रीजन तो होता नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो उनके पास रीजनिंग पावर नहीं है, इसलिए वो स्लेव है, सिंपल सी बात। और क्योंकि वो स्लेव्स है, इसकी वजह से उनके जो मालिक लोग हैं, उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, और देश में या जो ग्रीक सिटी स्टेट यानी कि पॉलिस में अपना योगदान देने के लिए, सिंपल। अब इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये एक बात याद रखनी है कि हीगल की बुक का नाम क्या है? फिलोसफी ऑफ राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अच्छा बताओ, इस फिलोसफी ऑफ राइट में उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है हीगल ने? जो मैंने आपको अभी एक बताया था ना, सिविल सोसाइटी बताया था, वॉर बताया था, ठीक है, स्टेट ऑफ स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये 3-4 स्टेटमेंट्स बताई थी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बोला था कि फिलोसफी ऑफ राइट में उन्होंने बोला है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अभी पूछा कि पब्लिश कब हुई? वेरी अगैन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। 1821 में पब्लिश हुई थी। याद हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। देयर इज अ वेरी 1% चांसेस कि दोबारा रिपीट हो ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हाँ, बुक का नाम हमें पता होना चाहिए। प्लस एक और चीज बोलती थी मेरे को, फोर्थ स्टेटमेंट, कि वुमेन्स जो है इंफीरियर होती है, उनके पास रीजनिंग एबिलिटीज नहीं होती। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें कौन सी बताई थी, तो आपको ये बताना है। अब वही एरिस्टोटल का स्लेवरी वाला क्वेश्चन आ गया कि एरिस्टोटल ने क्यों स्लेवरी को जस्टिफाई किया, क्यों बोला कि हाँ भाई स्लेवरी अच्छा है, पॉजिटिव है। तो पहला, फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ, जब से हम पैदा होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या होते हैं, मार्क्ड आउट ऑफ सब्जेक्शन एंड अदर्स फॉर रूल। कुछ लोग बर्थ बाय बर्थ ही होता है कि भाई बोलते हैं ना कि ये तो पैदा ही राज करने के लिए हुआ है, गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, ये तो बच्चा ही राज करने के लिए पैदा हुआ है, और ये बच्चा गरीबी में पैदा हुआ तो ये स्लेव बनेगा आगे चल के, या रिक्शा चलाएगा या बेगर बनेगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एरिस्टोटल बोलते थे। जो आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसी बातें, तो उनको बोल लो कि वो एरिस्टोटल की बातें बोल रहे हैं, कि जब हम बर्थ लेते हैं तो कुछ नियति में ये डिसाइडेड होता है कि कुछ लोग सब्जेक्शन यानी कि रूल होने के लिए बने हैं, और कुछ लोग रूल करने के लिए बने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट एरिस्टोटल ने बोला था, और इसी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया। तो पहली बात। दूसरा, दैट मैन ऑफ कैपेसिटी फोरसाइट, मतलब ऐसे लोग जिनमें क्षमता है,
फोर साइटेडनेस है, मतलब दूर की सोच रखते हैं वो, सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, उनमें लाइफ ऑफ वर्च्यू है, मतलब वर्च्यू फॉलो करते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, एथिक्स फॉलो करते हैं, आर इंटेंडेड बाय नेचर टू वर्क विद देयर माइंड। तो ऑटोमेटिकली ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा दिमाग से काम करते हैं, और जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो स्लेव बनने के लिए तो पैदा हुए नहीं है, वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का मौका मिले तो स्लेवरी जरूरी है, क्योंकि स्लेव इनकी हेल्प कर सकते हैं इनके निजी कामों को पूरा करने में। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इसलिए जो ऑथर यानी कि जो मैन ऑफ कैपेसिटी होंगे या मास्टर होंगे, वो उनके पास कैपेसिटी है टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटीज ओनली। वो सिर्फ उनका काम क्या है कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करना, इंटेलिजेंटली करना। और वो एक मशीन की तरह है जिनमें कोई रीजनिंग पावर नहीं होती। ठीक है, क्या है, मशीन की तरह है जिसमें कोई रीजनिंग पावर नहीं होती। ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने स्लेव के कंटेक्स्ट में बोला है, ठीक है, लेकिन उसने स्लेवरी को इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई नहीं किया। तो डी स्टेटमेंट भी एरिस्टोटल का है, पर ये पूछा है कि स्लेवरी को जस्टिफाई किसने किया। और एबीसी को अगर हम देखें तो ये ऑड वन आउट होता है, क्योंकि एबीसी पॉजिटिव पॉइंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो दैट मैन ऑफ कैपेसिटी फोरसाइट, अपने माइंड का इस्तेमाल करना, ये इससे रिलेट भी हो रहा है। तो ए बी सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एबीसी हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि स्लेवरी जो है जस्ट है, बेनिफिशियल है, और वो नेचुरल होता है स्लेवरी। और इसमें लोगों में एक डेलिब्रेट करना, यानी कि डेलिब्रेट क्या होता है, आपका डेलिब्रेशन यानी कि नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग की पावर लेना, ठीक है, विचार विमर्श करना, बेसिकली डेलिब्रेशन का मतलब। तो ये इनमें कैपेसिटी नहीं होती, किसमें, स्लेव्स में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो डेलिब्रेट कर सके, ठीक है। और there are some humans being who naturally lack the capacity to deliberate, there are some human beings whose enslavement must be just and beneficial। वही सारी बातें जो अभी बोली थी वही लिखी है। अब जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें उन्होंने क्या बोला है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही ठीक होगी, सोशल होगा या स्टेट होगा, राइट। दूसरा, इन अ जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग। तो ऐसी जब जो जस्ट सोसाइटी होती है ना, वहां पे उस सोसाइटी में जब हमें राइट्स मिलते हैं वो हमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग करके नहीं मिलते। कि ऐसा नहीं है कि हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा अगर हमें कुछ पाना है, कि अगर हमें अपने राइट्स चाहिए तो बदले में हमें उसको कुछ देना पड़ेगा, ऐसा जस्ट सोसाइटी में नहीं होता, ठीक है, नॉट। तो क्या ये सही है, जॉन रॉल्स की थ्योरी क्या ये बोलती है? अब अभी सोचो आंसर, फिर मैं बताऊंगी। देन इन डी, इन अ जस्ट सोसाइटी द राइट्स सिक्योर्ड बाय द जस्टिस आर नॉट सब्जेक्टेड टू सोशल ऑब्लिगेशन। और जस्ट सोसाइटी में अगेन, या अब सी और डी में से कोई एक सही होगा, क्योंकि सी और डी अपोजिट है और ए और बी अपोजिट है, तो इसके कोई दो स्टेटमेंट सही होगी, ए और बी में से एक कोई सही है और सी और डी में से कोई एक सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। इन जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर, जो हमें राइट्स मिलते हैं जस्ट सोसाइटी में, वो उनपे किसी भी तरीके का सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर एक बार हमें अपने अधिकार मिल गए तो हमारे अधिकार को ना कोई छीन सकता है, ना उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ना कुछ और, ठीक है। तो ये तो हो गई काफी ब्लंट स्टेटमेंट कि भाई क्या हमारे आज, आप खुद के टाइम पे सोचो कि जो आज के टाइम पे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो आने वाले टाइम पे हम क्या उसको कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उपयोग कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, या राइट टू लाइफ के नाम पे हम किसी का भी मर्डर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है कि हाँ भाई, पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि हमें राइट्स तो मिलने ही चाहिए, उसके लिए हमें बार्गेनिंग क्यों करनी है। और दूसरा, सोशल इंस्टीट्यूशन है या स्टेट इंस्टीट्यूशन है, तो हमारा आंसर है सोशल, स्टेट नहीं है ये, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थान का पहला वर्च्यू, पहला जो सबसे अच्छा एथिकल चीज होती है वो होती है जस्टिस। तो ए और सी इज द राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ थिंकर है एक तरफ उनके आइडियाज है, आपको मैच करना है। पहला आइडिया है थॉमस हॉब्स का, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वर्ड इधर आना था, गलती से इधर लिखा हुआ आ गया, यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हॉब्स का जो आइडिया है वो कैसा रूलर चाहता था, कैसा लिव्याथन बनाना चाहता था, एब्सोल्यूट, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, जो मतलब उसकी पावर को कोई निग्लेक्ट ही नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट पावर के लिए जाने जाते हैं, एब्सोल्यूटिज्म के आइडिया के लिए थॉमस हॉब्स। तो ए का हो गया हमारे पास 4। जॉन लॉक किसके लिए फेमस है भाई, जॉन लॉक क्यों फेमस है, आपको भी पता है, जॉन लॉक फेमस है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का हो गया 3। देन रूसो का, ऑब्वियसली सबको पता है, पॉपुलर सोवरेनिटी,
सी का हो गया हमारे पास 2, और जेएस मिल जो बचे वो बचे हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थिंकर। तो ये आ जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा इनकी बुक का भी नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करके नाम याद होगा। तो उस बुक में ही उन्होंने ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात बोली थी। तो डी का हो गया हमारा 1। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहे आपके एक्सप्लेनेशन। हॉब्स का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि जो लिव्याथन है वो जो सॉवरेन लिव्याथन जो वो बनाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो सॉवरेन होगा पूरा, उसके तरह के पास उसकी एब्सोल्यूट पावर्स होंगी। लॉक यानी कि जॉन लॉक का जो थ्योरी ऑफ कंसेंट है उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि दैट वेरी एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं मतलब एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो किस पे बेस्ड हो, जो कि लोकतंत्र पे बेस्ड हो, यानी कि डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो, प्लस वो संविधान से द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी सरकार यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो और डेमोक्रेटिक हो इज टू ऑल्टर एंड कंपाउंड द नेचुरल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ मिक्स ऑफ पर्संस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो उसका सिंपल सा काम है कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना, ऐसे फंक्शंस जो कि सबको साथ लेकर चले और इंस्टीट्यूशंस को भी आगे अप ग्रोथ करने में हेल्प करे, ठीक है। अल्टर एंड कंपाउंड, उसको अल्टर भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल LEJ की उन्होंने बात की थी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उनको अल्टर करना है, कंपाउंड करना है, मतलब बढ़ाना है या बदलना है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस को मिक्स, मतलब मिक्स इन द सेंस कि सबको साथ लेकर कोलैबोरेटिव वे में वो कर सकता है। तो ये थ्योरी ऑफ कंसेंट में जॉन लॉक ने बोला था, और कि सबका कंसेंट लेकर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और रूसो का पॉपुलर सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी यहाँ पे किससे रिलेटेड है, पीपल। सोवरेनिटी किसके पास है, लोगों के पास है, लोग सॉवरेन है। चाहे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने एक स्टेट बना लिया, गवर्नमेंट बना ली, लेकिन आखिरी में सोवरेनिटी कौन डिसाइड करेगा, वहां के पॉपुलर लोग। पॉपुलर यहाँ पे वर्ड किसके लिए, लोगों के लिए, पीपल्स के लिए, ठीक है। इज दैट द लेजिटिमेसी ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो सरकार है, सरकार को अपनी लेजिटिमेसी, अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, लॉज बनाने की जो क्षमता है वो कहाँ से मिलती है, लोगों के कंसेंट के बेसिस पे। कंसेंट ऑफ द गवर्नड, गवर्नड कौन है, लोग, सिटीजन्स, ठीक है। उनके बेसिस पे जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे, लोग जब तक कंसेंट नहीं देंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती, सरकार अपनी अथॉरिटी नहीं जमा सकती। अगर सरकार बन भी गई तो वो लॉज बना नहीं सकती, लॉज बना भी लिए तो लोग उसको मानेंगे नहीं। तो इसलिए पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात रूसो करते हैं। फिर मिल जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। जो मैंने आपको एक लाइन करवाया था कि साइलेंस वाला, साइलेंस ऑफ मैनकाइंड, ये एक हमने लाइन करी थी पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, नहीं पढ़िया तो पार्ट 1 देख लो दोबारा। तो वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएसएल ने 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस की बात की है, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, और पार्ट किसमें था, यूनिट 1 में भी मैंने बहुत बार ये चीजें समझाई थी, जब मैं आपको ये राइट्स वाला टॉपिक समझा रही थी, राइट्स, जस्टिस, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना यूनिट 1 में। तो उसमें भी पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा था वहाँ पे भी देख सकते हो कि सेल्फ रिगार्डिंग क्या है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या है। सेल्फ रिगार्डिंग जो सिर्फ अपने आप को फायदा या नुकसान पहुंचाए, अदर रिगार्डिंग जिस ऐसे एक्शन हमारे एक्शन की वजह से किसी को नुकसान या फायदा हो, ठीक है। तो ये जेएसमिल का सही है। जेएसमिल बोलते हैं, जेएसमिल ने लिबर्टी की डेफिनेशन क्या दी है, तो लिबर्टी भी एक यूनिट 1 जब हम पढ़ते हैं तो यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज, तो कॉन्सेप्ट में हम लिबर्टी पढ़ते हैं। तो वहां से ये लिया गया है कि लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया, तो ये तो नेगेटिव है। लिबर्टी का मतलब ही यही होता है कि जो हम डिजायर किया वो हमें मिल गया, ऐसा जेएस मिल ने बोला था। तो यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं आएगा, जो कोट है जेएस मिल का वो ये है, लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिजायर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था, ठीक है। अगर नॉट नहीं लिखा होता तो जेएस मिल का ये स्टेटमेंट सही होता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास 3। लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिजायर्स। अब आ जाते 2022 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है, तो आपको पता है थॉमस पेन की बुक है। ये बहुत इजी है, राइट्स वाले चैप्टर में यूनिट 1 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे, और यूनिट 2 का भी ये पार्ट हो सकता है। और ये बुक में जो फेमस कंसेप्ट था या समरी है वो ये 1791 की बुक है कि अगर हमें पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करना है, पॉपुलर यानी कि बड़े लेवल पे पीपल के द्वारा, अगर लोग पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, मतलब वो अपनी सरकार से खुश नहीं है, तो वो कर सकते हैं जब सरकार जो है ना कामयाब हो गई हो किस चीज में,
नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। अगर ऑब्वियसली सरकार हमारे राइट्स नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही तो हम उनके खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये राइट्स ऑफ मैन में ये बात बोली गई थी थॉमस पेन के द्वारा, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लॉक्स पॉलिटिकल फिलोसफी। तो जॉन लॉक के बारे में क्या जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। पहला, स्टेट ऑफ नेचर वाज वन ऑफ पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो ये सही है। जॉन लॉक ने ऐसा बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो पॉजिटिव रोल बताया था उन्होंने कि वो पीसफुल था स्टेट ऑफ नेचर, और म्यूचुअल असिस्टेंस यानी कि लोग आपस में एक दूसरे की सलाह मशवरा करके हेल्प करते थे, एड करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है सोसाइटी से भी पहले ऑब्वियसली आपको पता है एलएलपी जो है थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स जो जॉन लॉक देते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में वो सबसे प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सोसाइटी से भी पहले राइट टू प्रॉपर्टी है उनके लिए। तो टू भी सही है। फर्स्ट essay of the two treatise of government was devoted to refutation of Fulmer। तो ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा भी रखा है कि जॉन लॉक का जब हमने पढ़ा था कि जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइज में पहला ट्रीटाइज जो था वो फिल्मर का जो था, फिल्मर को उन्होंने फिल्मर की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया था। ये पूरी की पूरी थ्योरी और टू ट्रीटाइज में क्या क्या है, दूसरा ट्रीटाइज क्या है, ये मैंने आपको ओपी गाबा की सीरीज में ऑलरेडी करा रखी है, बहुत अच्छी कहानी आप पढ़ सकते हो। तो ये भी सही है। और जो फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट है वो है राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेल्फ डिफेंस का राइट तो कभी नहीं दिया जॉन लॉक ने, ये तो बहुत अजीब ही बात है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा गलत, कि सेल्फ डिफेंस का राइट कब दिया था जॉन लॉक ने, जब उनका हमने पूरी थ्योरी बुक पढ़ ली, सेल्फ डिफेंस का तो कोई राइट ही नहीं था। अब ये सबको फेमस वर्क पता है प्लेटो का अपोलॉजी, बहुत बार ही पढ़ लिया, स्टेटमेंट्स, लॉज, द रिपब्लिक और अपोलॉजी। अपोलॉजी सबसे पुराना वर्क था, हमने अभी थोड़ी देर पहले अर्सले की ट्रिक से याद किया था। ए से अपोलॉजी, आर से रिपब्लिक, लॉज, एस से स्टेटमेंट, फिर लॉज, ए आर एस एल, अभी याद किया था। क्रोनोलॉजी, तो अपोलॉजी में किस दो लोगों के बीच का ये डायलॉग है प्लेटो ने जो किया है, तो सॉक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स का ये है, ठीक है। जो सॉक्रेट्स और सॉक्रेट्स पर जो इंजाम लगा रहे थे लोग, उनके बीच में जो डायलॉग हुआ था वो उन्होंने अपोलॉजी में या अपॉलजी में प्लेटो ने अपनी बुक में दिया था, सॉक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स। अब ये एक्यूजर्स तो कोई कुछ वो होता है जो इंजाम लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉक्रेट्स ने कुछ तो गलत किया होगा जिसकी वजह से इतने सारे लोग उस एक्यूज करने लगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो सॉक्रेट ने क्या किया, उसने बोला कि भगवान ही नहीं होते, जो स्टेट्स जो भगवान को रिकॉग्नाइज करते थे, जिनकी वो प्रार्थना करते तो उसी गॉड को उसने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, इसलिए इसको अपोलॉजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिफेंस। मतलब जो सॉक्रेट है अपने जो जितने भी उन्होंने बातें बोली उसको वो डिफेंड कर रहा है, किससे डिफेंड कर रहा है, एक्यूजर से। लोग उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो अपने इल्जामों को डिफेंड करता जा रहा है। तो इसलिए इसने अपनी बुक का नाम रखा था अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है डिफेंस करना, ग्रीक वर्ड है ये। देन अपोलॉजी मतलब सॉरी नहीं है, ठीक है, किसको बोलते ना अपोलोजाइज करो, वो वाला नहीं है ये। फिर इनमें से कौन सी बुक मैकावले ने नहीं लिखी, अभी अभी पढ़ा था हमने, आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, ठीक है। द प्रिंस तो ऑब्वियसली इनका फेमस वर्क है। डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी और डिस्कोर्सेज ऑन लेवाई, इनक्वालिटी का याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूसो ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने नेचुरल इनक्वालिटी और कन्वेंशनल इनक्वालिटी की बात की थी। तो ये डिस्कोर्सेज ऑन लेवाई भी इनकी है। तो ये हो गया, और ये थर्ड वाली गलत, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि रूसो की बुक है 1755। प्रिंस का जो डेट है वो याद रख लो, प्रिंस कब लिखी थी, 1532 में। बत्तीसी टूट गई थी उसकी, किसकी, बत्तीसी टूट गई प्रिंस की। तो ऐसे आपको फैक्ट याद हो गया कि प्रिंस जो थे बहुत बड़े, उनकी बत्तीसी यानी कि दांत टूट गए थे, तो 32। अब बताना है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कौन सी बुक नहीं लिखी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सारी बुक डिस्कस करी है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1790, 1792 वुमेन वाली, ठीक है, दोनों ही लिखी है। फिर थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बात करती है कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलना चाहिए मैन के मुकाबले, उनको भी सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तो अब इसमें भी एजुकेशन आ रहा है, इसमें भी एजुकेशन आ रहा है। किसी को याद है थोड़ी देर पहले हमने एमिली पढ़ा था, और एमिली को मैंने बोला था एमिली का ही दूसरा नाम है डिस्कोर्सेज ऑन एजुकेशन, किसकी थी ये, रूसो की थी। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये बुक नहीं है, नॉट रिटन पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। और थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स इसी की है। तो डिस्कोर्सेज ऑन एजुकेशन हो जाएगा हमारा, जॉन एडम्स लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे, पर सेम हमारे एमिली को भी यही बोलते हैं, तो वो रूसो की भी है। तो यहाँ पे आप याद कर लो डिस्कोर्सेज ऑन एजुकेशन जॉन एडम्स की है, और ये 1787 का हो गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन से थिंकर है जो बोलते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल अपार्चेस, अपार्चेस क्या होता है, एक सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पॉलिटिकल सेटअप है जहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर्स टू द गवर्नड,
कि मतलब जो गवर्नर्स है, गवर्नर यानी कि ये नहीं जो हमारी स्टेट गवर्नर होते हैं, वो नहीं बोला यहाँ पे, जैसे हर प्रेसिडेंट के नीचे गवर्नर काम करते हैं स्टेट लेवल पे, तो वो नहीं है ये। गवर्नर मतलब यहाँ पे है रूलर, ठीक है, और गवर्न मतलब जिन पे रूल हो रहा है, ठीक है। तो रूलर जो शासन कर रहा है और इस पे शासन किया जा रहा है, यानी कि शासित लोग, वो इनकी बात हो रही है। तो हमेशा इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नर जो है, जो रूलर है, उसको रूलिंग यानी कि जो सिटीजन्स हैं जिन पे रूल हो रहा है उसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी में क्लियर डेफिनेशन किसने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जेरेमी बेंथम। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हीगल के बारे में कुछ और फैक्ट्स। अभी हमने हीगल के बारे में पढ़ा ही था, जब वॉर का पढ़ा था, सिविल सोसाइटी का पढ़ा था, तो ये वॉर से रिलेटेड है। वॉर के बारे में मैंने आपको बताया था, सिविल सोसाइटी को भी वो सपोर्ट करते थे, वॉर को भी सपोर्ट करते थे, और स्टेटिस्ट तो थे ही, और वुमेन के खिलाफ थे कि वुमेन को इन्फीरियर मानते थे। उसके अलावा कौन सा और पॉइंट बोला है कि जो वॉर है वो हीगल के अकॉर्डिंग जो वॉर है वो इवल नहीं है, वो वर्चू है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉर उनके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे यूनिटी रहती है और लोगों को फ्रीडम की वैल्यू पता होती है, और वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एथिकल होता है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। देन वॉर इफेक्टिवली डिस्प्लेज द आइडेनी ऑफ द डिवाइन आइडिया। तो ऑब्वियसली जो वॉर है वो हमें पता चलता है कि जो डिवाइन आइडिया क्या होता है। जब हमें नेगेटिव पता होगा कि क्या क्या इसके नुकसान है, तभी हमें पॉजिटिव की समझ हो सकती है। तो ये आइडेनी है डिवाइन आइडिया का, वॉर। बी भी सही, वॉर डिस्ट्रॉय करता है सेल्फिश इगोइज्म होता है इंडिविजुअल, क्योंकि वो ये वॉर का पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर एक बार वॉर हो जाएगा ना, तुम लड़ लोगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितने इगोइस्टिक हो, ठीक है। और तुम्हारी जो ईगो है ना, वो वॉर में हारने के बाद, या अगर जीत भी जाओगे तब भी आपको इतना नुकसान होगा कि आपकी ईगो खत्म हो जाएगी। तो वॉर जो है इंडिविजुअल की ईगो को, सेल्फिश ईगो को डिस्ट्रॉय करता है, ये भी हीगल ने बोला है। फिर स्टेट ऑफ वॉर शोज द ओमनीपोटेंस ऑफ द स्टेट इन इट्स इंडिविजुअलिटी। तो जिस अगर जब वॉर मतलब जो स्टेट है, जब वो वॉर की सिचुएशन में होता है, तो वो एक ओमनीपोटेंट रोल, ओमनीपोटेंट होता है कि सर्व शक्तिमान, बेसिकली जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनीपोटेंट जो यूनिवर्सली प्रेजेंट हो। तो वो स्टेट जो है हर जगह ओमनीपोटेंट हो जाता है जब वो वॉर पे जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है वॉर के बारे में। तो ज्यादातर जो पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको दिखे हीगल ने वॉर के बारे में बोले हैं, तो आपको याद रखने हैं। प्लस अगर याद नहीं रहते तो आप ये 4-5 पॉइंट्स याद रख लो, ठीक है। ये भी याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। तो ए बी सी डी इज द राइट ऑप्शन। ई ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ह्यूमैनिटी नेवर एंडेड वॉर एंड द गन इज अ चांस ऑफ इन्वेंशन। तो जब भी इंसानियत आएगी ना, तो इंसानियत जब आएगी तो वॉर खत्म तब भी नहीं होगा, और गन जो है एक बस एक जरिया है, या जरिया नहीं, एक चांस हो गया, बाय चांस एक इन्वेंशन हुआ और गन बन गया। तो ये जो पॉइंट है कि जब ह्यूमैनिटी आ जाए तब भी वॉर खत्म ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर इंसानियत सब में जाग जाएगी तो वॉर तो खत्म हो ही जाएगा ना। तो ये तो थोड़ा मतलब कॉमन सेंसिकली ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ABCD सही है हमारा। ये ABCD उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, DCB है। तो ये हमारा सारे स्टेटमेंट्स जो थी करेक्ट थी, और वॉर उनके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट है, जहाँ पे जो स्टेट है वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल दर्शाता है और अपने राइट्स और इंटरेस्ट की वो बात करता है। कौन? स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट जो है एक अपने आप में ही क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक है। देन हैना अरेंट का पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है क्या इनकी बुक? ऑब्वियसली नहीं। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन फिर किसकी बुक है, आपको बताओ कमेंट सेक्शन में। डेथ ऑफ द अर्थ फ्रांस फैनन किया, ऑब्वियसली फ्रांस फैनन किया। ह्यूमन कंडीशन एंटोनियो ग्राम्स्की की है क्या? तो ऑब्वियसली नॉट। ह्यूमन कंडीशन किसकी है? हैना अरेंट की है ना, एंटोनियो ग्राम्स्की की थोड़ी है। तो प्रिजन नोटबुक है उसकी। तो ये डी गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है सी से, ये जैक्विस डेरिडा का पोस्ट कार्ड है। यस, जैक्विस डेरिडा की पोस्ट कार्ड है, हैना अरेंट के ये नहीं है। हैना अरेंट पोस्ट मॉडर्न कंडीशन तो लेओ टॉड ने लिखी थी, तो ये उसकी है, और यहाँ पे हैना अरेंट यहाँ आना था। तो इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी। और ए और डी गलत क्यों है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन हैना अरेंट की बुक है, और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन आपको वैसे मैंने कमेंट करने बोला था, मेरे मुंह से ही निकल गया, जीन जैक्विस लायोटार्ड ये लिखा, ठीक है। पोस्ट कार्ड आपका डेरिडा, ये ठीक है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अभी हमने मिल की बुक्स भी हमने ट्रिक से याद की थी वाईटी शॉर्ट्स में, ठीक है। mill.por.gov.us, ये पूरा एक वेबसाइट का नाम मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, जिसमें इसकी सारी बुक्स आ जाती हैं। जिसने नहीं देखा देख लेना, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो POR.gov में क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है।
तो जेएस मिल का ये हो गया ए का 2, देन ए का 2 आ गया इसमें। फिलोसफी ऑफ राइट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हीगल की बुक है। तो बी का 1 जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की है, जॉन लॉक का लेटर्स ऑफ टॉलरेशन। ठीक है, कि जब आपको कहीं लॉक कर दिया जाता है कमरे में तो आपको उसको सहना पड़ रहा है, जैसे आपको एक अपने दुश्मन के साथ लॉक कर दिया कमरे के अंदर, तो आपको उसको अब टॉलरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हो इसकी ट्रिक, लेटर ऑन टॉलरेशन। तो ये हो गई सारी ट्रिक्स, और यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके ईयर्स एंड ऑल। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया था तो उसमें पूरा एक सर्कल के थ्रू हमने एक चीज याद किया था कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, कम्युनिज्म आया था और लास्ट में भी कम्युनिज्म आया था। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से शुरुआत होती है और कम्युनिज्म पे खत्म होती है। तो फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म आता है, कैपिटलिज्म और ये सब, स्लेवरी सिस्टम, कब कैसे कौन आता है वो आपको बताना है, स्टेजेस को लगाना है क्रोनोलॉजी में। तो ये आपके ऑप्शंस है यहाँ पे ABCD, आप ऐसे करके अपनी नोटबुक में एक नोटबुक लो और इसमें खुद क्रोनोलॉजी से लगाओ। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। तो ऑब्वियसली सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगा, फिर स्लेव सोसाइटी आएगी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म और फिर लास्ट में स्टेटलेस कम्युनिज्म। तो ये तो बहुत इजी था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे है, कम्युनिज्म से शुरू होकर कम्युनिज्म पे खत्म होता है, फिर कम्युनिज्म के बाद यहाँ पे कैपिटलिज्म के बाद ही तो सोशलिज्म आता है और फिर स्टेटलेस सोसाइटी आती है। खत्म, स्लेव सोसाइटी और फिर फ्यूडलिज्म है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ बर्थ। अब हमें इसमें ईयर ऑफ बर्थ याद करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो इसके क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ते हैं कि पहले प्लेटो पढ़ते हैं, फिर एरिस्टोटल पढ़ते हैं और लास्ट में फिर मकाबली पढ़ते हैं इसके बीच में, और लास्ट में फिर हैना एरेंट, ग्राम्स्की वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो एरिस्टोटल ऑब्वियसली इन सब में से सबसे पुराने एरिस्टोटल है, तो हमारा डी सबसे पहले आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डी सबसे पहले है, वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो एरिस्टोटल आएगा, फिर मैकियावेली आएंगे, मैकियावेली के बाद हॉब्स आते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो ये, तो आपको इन तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम जब भी पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना हॉब्स, लॉक, रूसो की, तो इन तीनों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम HLR की तरफ, तो HLR से याद रखना कि हॉब्स, लॉक, रूसो, और बाकी तो आपको पता ही है एरिस्टोटल बहुत पुराने हैं और उसके बाद मैकियावेली आते हैं। सो हो गए हमारे 2021 और 2022 के सारे क्वेश्चंस ओवर। ठीक है, सारी शिफ्ट्स के सारे सब कुछ हमने कर लिया। अब आ जाते हैं 2023 के मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चाहे आप ये वर्ड तो देख लो कि सोफी और सोफिया जो करेक्टर है वो किस में था, तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में था। किसकी बुक है? मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बुक है। तो चलो मैंने करा दिया, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 2023, 24 और 25 के क्वेश्चन पार्ट 3 में। आई होप आपको ये ट्रिक्स, बीच बीच में जो मैं ट्रिक्स बताती हूँ, कॉन्सेप्ट्स डिटेल में एनालाइज कराना हर चीज को अच्छा लग रहा होगा। सो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले तो कमेंट जरूर से करके बताना, लाइक जरूर से करना, ताकि पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।